नेक्स्ट टॉपिक आता है लोकतंत्र के पश्चात अपना, वो आता है तानाशाही। लोकतंत्र के बाद अब तक जो अपन ने अध्ययन किया तानाशाही। तानाशाही का मतलब होता है एक व्यक्ति का आदेश, तानाशाही शासन प्रणाली। और तानाशाही शासन का अगर अपन अध्ययन करें तो बच्चों विश्व इतिहास तानाशाही के शासनों से भरा पड़ा है। और आप लोग देखेंगे कि तानाशाही शासन कहां कहां पर है। आप लोगों को मैं उदाहरण के रूप में बताऊं, हिटलर का देख लीजिए, मुसोलिनी का देख लीजिए आप लोग, या आप वो जो है लुई 14वें का शासन देख लीजिए, तानाशाही का शासन था। तो आप लीबिया का राष्ट्र कर्नल गद्दाफी का देख लीजिए आप लोग, लीबिया में अभी चल रहा है वो तानाशाही शासन। मुल्ला उमर की सरकार अफगानिस्तान के अंतर्गत आप लोग देख लीजिए, तानाशाही सरकार थी। तो जनरल परवेज मुशर्रफ का देख लीजिए, पाकिस्तान के अंतर्गत तानाशाही सरकार के अंतर्गत उसने कन्वर्ट कर दिया था। तो तानाशाही है क्या? तानाशाही का मतलब होता है मूल रूप से एक व्यक्ति जो अपने आप को क्या कहता है, मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, मेरा आदेश ही कानून है, जो मैंने कह दिया वो फाइनल। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, शासन के तीनों अंग उसके हाथ में होते हैं और वो शासन को जैसे चाहे वैसे चला सकता है। एक बात बताऊं बच्चों, इसको हम लोग, आपको नहीं लगता कहीं न कहीं ये राजतंत्र से इक्वल हो रही है? राजतंत्र में राजा है, वंशानुगत है, प्रिंस, राजा, रानियां ये शासन चलाते, और तानाशाही में एक व्यक्ति चलाता है। तो आप लोग देखिए, राजतंत्र और तानाशाही में कहीं न कहीं हमें इक्वलिटी मिलती है, क्योंकि तानाशाही व्यक्ति के अंतर्गत जो संप्रभुता है वो एक व्यक्ति के अंतर्गत निवास करती है। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि ये व्यक्ति जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, जनता के प्रति कोई उसका शासन है वो उत्तरदायी नहीं है। राजतंत्र में क्या होता है, वंशानुगत होता है, और तानाशाही के अंतर्गत जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जो शक्तिवान है वो मूल रूप से शासन का संचालन करेगा। मैंने अभी आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पश्चात आप लोग देखिए, हिटलर और मुसोलिनी क्या थे, तानाशाही शासक थे, और उसका परिणाम क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को आपको झेलना पड़ा। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत तानाशाही शासन प्रणाली के अंतर्गत जो है सर्वशक्तिमान होता है, निरंकुश होता है। और इसीलिए आपने देखूं आदर्शवादी विचारक हिगल को अगर आपने पढ़ा हो तो हिगल ने हमेशा जो है तानाशाही शासन व्यवस्था का समर्थन किया, और उसकी प्रेरणा पाकर मार्क्स, मुसोलिनी, हिटलर ने उसको जो है अंगीकृत भी किया, व्यावहारिक रूप में परिणति भी की। तो ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं जो तानाशाही शासन है, इसके बच्चों कारण क्या है, तानाशाही क्यों होती है? भाई कोई क्रांति होती है, या व्यक्ति मर्डर करता है, या कोई व्यक्ति निरंकुश होता है, या कोई मतलब आपको मैं बताऊं कि अपनी शक्ति दिखाता है, मारकाट होता है, इसके पीछे कहीं कहीं हम लोग जिम्मेदार हैं व्यवस्था को लेकर के। और आपको मैं बता दूं, थोड़ा डिटेल में जाऊंगा कि हिटलर और मुसोलिनी क्यों बने, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंतर्गत अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के नेतृत्व में जब वर्साय की संधि की गई थी, तो वर्साय की संधि में जर्मनी और इटली को आपको मैं बता दूं नींबू की तरह निचोड़ दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि वहां पर 2 तानाशाहों का उदय हुआ, हिटलर और मुसोलिनी। तो ऐसी स्थिति में तानाशाही का कारण क्या है? कारण यह है कि संसदीय संस्थाओं के प्रति उनका अविश्वास होता है। एक तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के प्रति अविश्वास। नंबर 2 मैंने अभी आपको बताया वर्साय की संधि। वर्साय की संधि तानाशाही का कारण थी। प्रजातंत्र एक नया मॉडल आया ही था, शिशु की अवस्था में था। प्रजातंत्र कोई इतना लंबे समय से नहीं चल रहा था पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत, प्रजातंत्र का जन्म हुआ ही था, प्रजातंत्र अपनी शैशव अवस्था में थी। और एक और आपको बताऊं, आर्थिक संकट, बहुत स्थिति खराब थी, पूरे विश्व के अंतर्गत आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था। रूजवेल्ट ने न्यू डील की नीति दी थी, तो 1930 के अंतर्गत जो है आर्थिक मंदी का दौर आया, और
एक सबसे बड़ी आपको मैं बात बताऊं कि तानाशाही शासन का जन्म होने के पीछे दूसरा एक मेजर पॉइंट जो आ रहा है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, वो था राष्ट्र संघ की असफलता। जो राष्ट्र संघ बना उसके पैर नहीं थे, उसका कोई प्लेटफार्म नहीं था, उसका कोई धरातल नहीं था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत मैं आपको बताऊं, तानाशाही जो शासक है वो मूल रूप से राष्ट्र संघ की असफलता के कारण भी तानाशाही शासन व्यवस्था का जन्म हुआ। अब जब जन्म हुआ तो विकास हुआ, और जब विकास हुआ तो हमें इसके लक्षण दिखाई दिए। और वो लक्षण क्या क्या थे? नंबर 1 तानाशाही शासन का नंबर 1 आता है राज्य की निरंकुशता। नंबर 1 आता है राज्य की निरंकुशता। तानाशाही शासन के अंतर्गत राज्य का जो प्रधान होता है, जो व्यक्ति शासन करता है, वो बच्चों निरंकुश होता है। और उस व्यक्ति की हमेशा क्या रहती है? निरंकुशता बनी रहती है तानाशाही शासन के अंतर्गत। नंबर 2 लोकतंत्र का विरोध। लोकतंत्र तो जनता का शासन होता है, और जो तानाशाह होते हैं उन्हें जनता का शासन पसंद नहीं है, उन्हें तो अपनी शक्ति पसंद है, अपनी सत्ता पसंद है, और अपनी सत्ता के द्वारा जो शासन कर रहे हैं वो मेरा आदेश ही कानून है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है निरंकुश शासन है, तानाशाही शासन है, वो लोकतंत्र का विरोधी होता है। नंबर 3 राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं। देखिए, राज्य जो है उसकी छोटी इकाई होता समाज, और समाज की छोटी इकाई होता परिवार। तो परिवार, समाज और राज्य ऐसी स्थिति के अंतर्गत बनता है। लेकिन तानाशाह लोग ये कहते हैं कि राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं है। जो राज्य है वही समाज है, जो समाज है वही राज्य है। उसी के अंतर्गत व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास होगा। अर्थात जो हमने कह दिया वो खुदा ने कह दिया। ऐसी कहावत भी है कि तुम कौन से खुदा हो। खुदा का मतलब यह है तुम ईश्वर थोड़ी हो। और तानाशाह लोग ये कहते हैं मैं ही ईश्वर हूं, मेरा आदेश ही कानून है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है वो राज्य और समाज के अंतर्गत कोई अंतर नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है मौलिक अधिकार और स्वतंत्रताओं का कोई भी स्थान नहीं। फंडामेंटल राइट्स, व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए मौलिक अधिकारों का होना अत्यंत आवश्यक है। और ऐसी स्थिति में हम लोग कहते हैं कि तानाशाही शासन के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स और लिबर्टी और इक्वलिटी, व्यक्ति को स्वतंत्रता और समानता नहीं रहती है। जो कि आप मतलब मुझे भंगी नहीं कहेंगे, हरिजन नहीं कहेंगे, मुझे अस्पृश्य कह दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वहां इक्वलिटी की बात नहीं आएगी। वहां सारे के सारे जो आदेश है वो मूल रूप से राजा के या एक व्यक्ति के द्वारा निर्धारित होंगे। तो ऐसी स्थिति में मौलिक अधिकार और स्वतंत्रताओं का महत्व नहीं है। नेक्स्ट आता है व्यक्ति पूजा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, डेमोक्रेसी सिस्टम में क्या है? वर्क इज वर्शिप, काम की पूजा होती है। और यहां क्या है? यहां है जो व्यक्ति पूजा, मतलब एक आदमी की पूजा की जाती है। जैसे मीरा करती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, तो वो तो भक्ति में लीन थी, कृष्ण भगवान की पूजा करती थी। लेकिन यहां व्यक्ति पूजा, आप लोग देखिए, वो मुसोलिनी, हिटलर, सद्दाम हुसैन, मुल्ला उमर, कर्नल गद्दाफी, अनेक ऐसे इतिहास भरा पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर व्यक्ति को महत्व दिया गया है, समाज को या व्यवस्था को महत्व नहीं दिया गया है। हिंसा व शक्ति में विश्वास। और जहां बच्चों एक व्यक्ति का शासन होगा, मैं आपको बता दूं, वहां पर हिंसा और शक्ति में विश्वास होगा। हिंसा के द्वारा जो है मारकाट की जाएगी, हिंसा के द्वारा जो है वहां पर व्यवस्था की जाएगी। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है हिंसा व शक्ति में विश्वास, मतलब आपको मैं बताऊं, जैसे को तैसा, और शक्ति ही सर्वोच्च है। मौत से तुमने क्या कहा? सत्ता और शक्ति जो है बंदूक की नली में निवास करती है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उन्होंने शक्ति और सत्ता को पूजा माना, और वही व्यक्ति जो है शासन करेगा, राज करेगा, जिसके पास में शक्ति होगी। नेक्स्ट आता है जनमत निर्माण के साधनों पर कठोर नियंत्रण। क्योंकि अगर जनमत, पब्लिक ओपिनियन को महत्व दिया गया, तो आपको मैं बता दूं कि जनमत अगर
पब्लिक ओपिनियन को अधिक महत्व दिया गया तो जनता क्रांति करके उस तानाशाही व्यक्ति को हटा देगी। लेकिन अगर जनमत नहीं होगा तो तानाशाही व्यक्ति लंबे समय तक अपने शासन के ऊपर शासन का संचालन करेगा। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि तानाशाही शासन के अंतर्गत जो जनमत है, और जनमत के लिए क्या है, मतदान का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता है, फंडामेंटल राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, इन सब के ऊपर क्या है, प्रतिबंध लगा के रखते हैं। ऐसी स्थिति के अंतर्गत जनमत को कोई भी महत्व नहीं दिया जाता है। उग्र राष्ट्रवाद में आस्था, राष्ट्रीय जो विचारधारा है वो वहां की उग्र राष्ट्रवाद की विचारधारा है, उग्र राष्ट्रवाद को महत्व दिया गया है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है उसको महत्व देते हैं। और नेक्स्ट आता है धार्मिक स्वतंत्रता को स्थान नहीं, मतलब तानाशाही शासन के अंतर्गत सेक्युलरिज्म नहीं है, कहीं पर भी तानाशाही शासन को महत्व नहीं दिया गया है, बल्कि वहां पर जो है शासन का स्वरूप है वो जैसा तानाशाह जो व्यक्ति शासन कर रहा है वो चाहे जैसा अपने धर्म को लागू कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं कि धार्मिक संस्थाओं और धार्मिक स्थानों को कोई महत्व नहीं दिया गया है। आपने देखा होगा मुल्ला उमर की सरकार थी तो अफगानिस्तान के अंतर्गत महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति जो थी उसको वहां पर तोड़ दिया गया था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि तानाशाही व्यक्ति के वहां पर सेकुलरिज्म की हम कामना नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है विरोधी दलों का अस्तित्व नहीं। और विरोधी दलों से तात्पर्य यह है बच्चों कि जो है विरोधी दल वहां पर, क्योंकि एक व्यक्ति का शासन है तो विरोधी दल कहां से आएगा, तो उसको महत्व नहीं दिया जाएगा। और लास्ट पॉइंट आता है साम दाम दंड भेद नीति के द्वारा शासन। शासन के स्वरूप और गुणों को लेकर के आपको मैं बताऊं कि वहां कैसा ही शासन हो, वहां पर जो है शासन के स्वरूप साम दाम दंड भेद के द्वारा कैसे करके शासन का संचालन करना। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि ये शासन प्रणाली जो मूल रूप से है वो साम दाम दंड भेद के द्वारा अपने लक्ष्यों को अर्जित करने में लगी रहती है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि तानाशाही शासन प्रणाली जो है वो एक व्यक्ति के निरंकुश शासन की प्रतीक है। और इसके अंतर्गत जो इसके हमने जो लक्षण बताए, गुण क्या नजर आते हैं कि इसमें सुदृढ़ शासन है, स्थिर शासन है, जो आर्थिक समृद्धि है, मितव्ययी है, राष्ट्रीय भावना जागृत होती है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग जो इसके गुण बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दोष है, निरंकुश शासन है, जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं, स्वतंत्रता नहीं, क्रांति नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत मैं आपको बताऊं कि तानाशाही शासन को हम लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकते, बल्कि तत्कालीन परिस्थितियों में कुछ जगह प्रचलित थी, लेकिन जहां कहीं पर भी तानाशाही शासन प्रणाली थी उसका मैं आपको बताऊं डिक्लाइन हुआ है, उसका पतन हुआ है, और वो शासन व्यवस्था लंबे समय तक जो है स्थिर नहीं रही है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि तानाशाही शासन प्रणाली है वो मूल रूप से स्थिर नहीं रही है। नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो मेरा आ रहा है आपको एकात्मक और संघात्मक शासन प्रणाली। एकात्मक और संघात्मक, एकात्मक एवं संघात्मक। अब देखिए एकात्मक और संघात्मक शासन प्रणाली क्या है, एकात्मक किसे कहते हैं, एकात्मक शासन प्रणाली कहां प्रचलित है और इसके क्या गुण हैं और क्या दोष हैं। एकात्मक शासन प्रणाली में देखिए वह शासन प्रणाली है जहां शक्तियों का केंद्रीकृत होती है और सारी शक्तियां जो है केंद्र के द्वारा संचालित होती है, और मूल रूप से जो है अन्य इकाइयां क्या रहती है, छोटी जो राज्य हैं वो गौण रहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं इंग्लैंड में है, जापान में है, बेल्जियम में है, इटली में है, ये एकात्मक शासन प्रणाली के मूल रूप से उदाहरण है। क्या है, शक्तियों का केंद्रीकरण है, एकीकृत नागरिकता है,
एकल संविधान है और एकीकृत न्याय व्यवस्था है। यानी कि जो ऊपर से यूनिटी ऑफ कमांड, जो आदेश की एकता होगी वो ऊपर से होगी, नीचे इकाइयों को मानना पड़ेगा। उनका कोई अपना संविधान नहीं, उनकी कोई दोहरी नागरिकता नहीं, और जो केंद्र ने कहा वो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जिसका हम लोग देखते हैं कि इसका प्रत्यक्ष रूप से जो उदाहरण मिलता है वो मिलता है अपने को ब्रिटेन के अंतर्गत। एकात्मक शासन प्रणाली जो है, मूल रूप से इसके गुणों के बारे में अगर अपन अध्ययन करें तो आप लोग देखते हैं एकात्मक शासन प्रणाली के गुण है राष्ट्रीय एकता। और राष्ट्रीय एकता से तात्पर्य बच्चों यह है कि क्योंकि सारी शक्तियां केंद्र के पास में, तो राष्ट्रीय एकता बनी रहेगी, उसके अंतर्गत कभी भी कोई विभाजन नहीं होगा, उसकी राष्ट्रीय एकता बनी रहेगी, इसलिए इसका महत्व बना हुआ है। नंबर 2 पर आएगा संकट की स्थिति में सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए, देश विदेश के अंतर्गत देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग अगर देखें तो देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए युद्ध होते रहते हैं। तो संकट काल जब भी, चाहे आंतरिक युद्ध हो और चाहे बाह्य युद्ध हो, अंतर्गृह युद्ध की भी स्थिति आ जाती है, तो मूल रूप से देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए जो है संकट काल के अंतर्गत जो उपयुक्त शासन प्रणाली है वो मूल रूप से आपको है वो एकात्मक शासन प्रणाली। नंबर 3 आता कुशल प्रशासन। कुशल प्रशासन एकात्मक शासन के अंतर्गत जो है दक्षता और क्षमता और कार्य कुशलता के साथ में कार्य किया जाता है और ठोस निर्णय ले लिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है इसमें प्रशासन में कुशलता रहती है, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता बनी रहती है, और ऐसी स्थिति के अंतर्गत शासन का कुशल प्रशासन चलता है। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत वो आता है अधिक परिवर्तनशील। और अधिक परिवर्तनशील से तात्पर्य है एकात्मक सरकार में संविधान इतना कठोर होता है जितना संघात्मक में अतः आवश्यकता के अनुसार संविधान में सरलता से संशोधन किया जा सकता है। क्योंकि फेडरल सिस्टम में क्या होता है, राज्यों को बांध करके रखता है, तो संविधान को क्या है, कठोर बना दिया जाता है। लेकिन एकात्मक में सारी शक्तियां केंद्र के पास में होने के कारण जैसी जो इच्छा होती है उसको परिवर्तन कर दिया जाता है। और नेक्स्ट आता है अधिक परिवर्तनशील। एकात्मक शासन प्रणाली क्या है, अधिक परिवर्तनशील है, और इसमें जो है आपको जैसा चाहे वैसा परिवर्तन कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है कम खर्चीली। और कम खर्चीली से तात्पर्य यहां पर यह है बच्चों कि यहां पर इकाइयों की शासन प्रणालियां हैं, राज्य सरकारें हैं, गवर्नर के पद होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, इकाइयां होती है, उनका अलग न्याय व्यवस्था होती है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, संघात्मक शासन प्रणाली में खर्चीली व्यवस्था है, लेकिन इस शासन प्रणाली के अंतर्गत खर्च नहीं होता है, यानी कि ये एक मितव्ययी शासन प्रणाली है। संघर्ष की कम संभावना। और संघर्ष का मतलब यह है कि केंद्र और राज्य के अंतर्गत कोई भी सूचियों को लेकर के, विषयों को लेकर के, नदी को लेकर के, पानी को लेकर के, प्राकृतिक संसाधनों को लेकर के कोई विवाद नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि इस शासन प्रणाली के अंतर्गत जो है मूल रूप से संघर्ष नहीं होता है। और लास्ट पॉइंट आता है सुदृढ़ अंतरराष्ट्रीय स्थिति, यानी कि इंटरनेशनल स्तर पर हम लोग देखें तो एकात्मक शासन प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है। आज आप लोग देखिए पूरे विश्व के ऊपर अगर कोई राज करने वाला था तो वो था ब्रिटेन, और ब्रिटेन के अंतर्गत एकात्मक शासन प्रणाली है। उसने एक मजबूत शासन व्यवस्था अपने देश में भी दी और बाहर भी दी, इसलिए आज ब्रिटेन को विश्व का सरताज कहा जाता है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हालांकि खत्म हो गया उसका, लेकिन एक लंबे समय तक शासन करने वाला देश था तो वो था ब्रिटेन। नेक्स्ट टॉपिक आता हमारा, वो आता संघात्मक शासन प्रणाली, फेडरल सिस्टम। संघात्मक क्या है? देखिए हमने एकात्मक को पढ़ा तो एक एकीकृत व्यवस्था को पढ़ा। संघात्मक शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली है जिसमें राज्यों की इकाइयों को मिलकर के एक संघ का निर्माण किया जाता है, जिसे हम कहते हैं
फेडरल सिस्टम जो फोर्डस से बना है, एक संघीय गणराज्य। और उस संघीय गणराज्य की हम लोग बात करें तो आप लोग देखेंगे कि इसके अंतर्गत जो है, फोर्डस के अंतर्गत जिसका संधि या समझौता, फोर्डस का अर्थ क्या है? संधि या समझौता। यानी कि मैं आपको बताऊं, अमेरिका के अंतर्गत 13 गणराज्य थे 1787 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन में, फिर 50 गणराज्य बने। तो उन्होंने संधि और समझौता करके एक संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण किया। लेकिन वहां पर दोहरी नागरिकता, एक राज्यों की नागरिकता है और एक केंद्र की नागरिकता है। वहां पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है संघात्मक शासन जो प्रणाली है बच्चों, वो मूल रूप से जो कार्य कर रही है, वो मूल रूप से उनका जो है वो उनका नंबर 1 पर आता संविधान सर्वोच्च है। संविधान की भावनाओं के विपरीत कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता, क्योंकि जो राज्य है उन्होंने सारी शक्तियां किसको प्रदान कर दी? संघ को प्रदान कर दी। लिखित संविधान आपने देखा होगा, ब्रिटेन का संविधान कहीं पर भी लिखित संविधान नहीं था, विश्व का एकमात्र अलिखित संविधान है। लेकिन हम लोग बात करें अमेरिका का संविधान, वो एक लिखित संविधान है, एक संविधान की सर्वोच्च है, कठोर संविधान है, शक्तियों का विभाजन है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और दोहरी नागरिकता है। ये संघात्मक शासन प्रणाली के मैं आपको गुण बता रहा हूं। मैं आपको संघात्मक शासन प्रणाली के गुण बता रहा हूं कि संघात्मक शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली है जो राज्यों का संघ है, जिसमें लिखित संविधान है, कठोर संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, दोहरी कार्यपालिका, दोहरी नागरिकता है। और इस संविधान के अंतर्गत जो है शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो शासन प्रणाली के अंतर्गत एक केंद्र की नागरिकता और एक राज्यों की नागरिकता, और ये संघ से कभी भी पृथक नहीं हो सकते। तो ऐसी स्थिति में हम लोग संघीय शासन प्रणाली का अध्ययन करें, इसके गुणों के बारे में देखें, तो आप लोग देखेंगे कि संघीय शासन प्रणाली के प्रमुख रूप से जो गुण हैं वो ये राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय स्वायत्ता में समन्वय। नेशनल जो है उनमें यूनिटी के साथ में रीजनल ऑटोनॉमस का कोऑर्डिनेशन है। मतलब आपके राज्य जैसे कैलिफोर्निया है, न्यू जर्सी है, वास्को डी गामा है, ये जितने भी छोटे छोटे उनके टापू है या राज्य है, उनमें आपस में समन्वय बना हुआ है, कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय समन्वय का आपस में कोऑर्डिनेशन, समन्वय बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आपको बता दूं, संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ में जो 50 गणराज्य हैं, वो 50 गणराज्य और केंद्र के अंतर्गत आपस में समन्वय। नेक्स्ट आता स्थानीय स्वशासन के लिए उचित। देखिए, स्थानीय जो स्वशासन है वो संघात्मक शासन प्रणाली में ही है। जो सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है केंद्र से लेकर के राज्यों तक, वो सत्ता का विकेंद्रीकरण अधिक से अधिक आप लोग देखेंगे तो उसके अंतर्गत जो है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन है वो संघ राज्य के अंतर्गत है, एकात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत नहीं है। नेक्स्ट आता है विविधता वाले देशों के लिए उपयुक्त। विविधता का तात्पर्य है जहां पर भाषा, धर्म, जाति, लिंग, सांस्कृतिक, धार्मिक अनेक है, वहां पर हम लोग केंद्र को थोपे तो वो गलत होगा। संघात्मक में क्या होगा कि वहां पर को है पारस्परिक समन्वय है और उस राज्य के अंतर्गत सेकुलरिज्म रहता है। आप किसी भी भाषा, धर्म, संस्कृति को अपनाओ। तमिल लोग तमिल के अपनाते हैं, आसाम के लोग आसाम की, राजस्थानी लोग राजस्थानी, फिर भी विविधता में एकता है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर है विविधता वालों के लिए उपयोगी। सार्वजनिक कार्यों के प्रति उत्साह, और सार्वजनिक कार्यों में आप लोगों को बताऊं, जब प्रांतों में स्थानीय निकायों को पर्याप्त अधिकार प्राप्त होते हैं तो आप लोगों को बताऊं कि वो जब निकाय, छोटी छोटी इकाइयां नेशनल प्रोग्राम कराने के लिए जागरूक रहती है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि स्थानीय निकायों के लिए जो है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण कार्य करती है। केंद्र में अनावश्यक भार नहीं। सबसे बढ़िया इस शासन का ये फायदा है कि केंद्र में किसी तरह का कोई भार नहीं है। अगर केंद्र के अंतर्गत लायबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है तो स्थानीय इकाइयां जो है तक बात नहीं पहुंचती है, और स्थानीय इकाइयों की बात सेंटर तक नहीं पहुंचती है, तो शासन सुचारू रूप से नहीं चलता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि केंद्र में अनावश्यक भार नहीं है, सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, विषयों को बांट दिया गया, रक्षित विषय, हस्तांतरित विषय। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है उनका महत्व बढ़ जाता है। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है मेरा
प्रशासन में कार्यकुशलता। प्रशासन में कार्यकुशलता से तात्पर्य यह है बच्चों कि इस शासन प्रणाली के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि मूल रूप से जो शासन का स्वरूप है वो मूल रूप से यह है कि इस शासन प्रणाली के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था है वो मूल रूप से यह है कि शासन का जो स्वरूप है उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं शासन में कार्यकुशलता रहती है, क्योंकि जो आदेश दिया जाता है केंद्र के द्वारा उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि शासन प्रणाली के अंतर्गत कहीं न कहीं जो शासन का स्वरूप है वो कार्यकुशल रहता है, क्योंकि भार नहीं रहता है। केंद्रीय नेतृत्व अपना कार्य करता है और राष्ट्रीय नेतृत्व अपना कार्य करता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि इनका अपना कोऑर्डिनेशन और समन्वय बना रहता है। और लास्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर प्रतिष्ठा। संघात्मक शासन प्रणाली मिलजुल कर करती है और ऐसी स्थिति में आप लोग देखते हो आज अमेरिका विश्व की महाशक्ति बना हुआ है, आज अमेरिका विश्व में शासन व्यवस्था का संचालन बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में फेडरल सिस्टम जो है एक उपयुक्त शासन प्रणाली उसका महत्व बना हुआ है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा संविधान। देखिए संविधान क्या है, संविधान कहते किसे हम लोग, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? मैं कहता हूं संविधान एक वस्त्र के समान है जिससे कोई भी राष्ट्र अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। संविधान नियमों सिद्धांतों का संकलन है जो देश को भावी दिशा प्रदान करता है। किसी भी देश के लिए हम लोग संविधान जो है के बिना हम देश की शासन व्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते। संविधान राष्ट्र की आत्मा होती है। जिस प्रकार आत्मा बिना शरीर के उस संचालित नहीं होती है, उसका अस्तित्व नहीं होता है, उसी प्रकार संविधान के बिना किसी भी राष्ट्र का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखें संविधान के बारे में तो प्रत्येक राष्ट्र चाहे स्वतंत्रता हो उसके पास या नहीं हो, जो शासन कर रहा हो वो प्रत्येक राष्ट्र अपना एक संविधान का निर्माण करता है जो केवल कानूनों का संग्रह न होकर भविष्य के मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। संविधान राष्ट्र का दर्पण होता है जिसको आधार मानकर सामाजिक आर्थिक धार्मिक राजनीतिक क्रियाकलापों का संचालन किया जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं अरिस्टोटल ने 158 संविधानों का भी अध्ययन किया कि कौन सी शासन प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं फाइनर ने क्या कहा है। फाइनर कहता है संविधान देश में राजनीतिक संस्थाओं का ब्यौरा होता है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाओं के द्वारा संविधान जो है अलग अलग परिभाषाओं से उसको संचालित करके परिभाषित किया है। तो संविधान क्या है? देखिए संविधान में आपको बता दूं अलग अलग प्रकार का होता है। एक संविधान होता है जो होता है विकसित संविधान, एक होता है निर्मित संविधान। विकसित संविधान का उदाहरण मैं ब्रिटेन में दूंगा, रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित होता है और परिवर्तनशील होता है। निर्मित संविधान अमेरिका के अंतर्गत निर्मित होता है। कानूनी संविधान, वास्तविक संविधान, लिखित संविधान जो है आपको अमेरिका मिलेगा, अलिखित संविधान ब्रिटेन में मिलेगा। लचीला व कठोर संविधान, भारत के अंतर्गत लचीला और कठोर संविधान का समन्वय है और अमेरिका के अंतर्गत कठोर संविधान। संविधान के प्रकार के साथ हम अगर गुणों का अध्ययन करें तो आप लोग देखेंगे कि संविधान हमेशा एक तो स्पष्ट और निश्चित होता है। संविधान में निश्चित नियम सिद्धांत उल्लेखित होंगे और उनके द्वारा शासन व्यवस्था का संचालन होगा। सूक्ष्मता, छोटी सी छोटी बात का उल्लेख होता है। संविधान के अंतर्गत ब्यौरा होता है कि किस तरह शासन व्यवस्था को संचालन करना है और उसको निरूपण करना है। उस संविधान की धाराओं, आर्टिकल, अनुच्छेद, भाग के अंतर्गत निश्चित ब्यौरा होता है। और नेक्स्ट आता है व्यापकता। व्यापकता से तात्पर्य कि किसी भी कार्य को करने के लिए व्यापक रूप से विस्तृत रूप से एक ब्यौरा होता है और उनकी
उसी आधार पर हम उसको संचालित करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, लोहे पथगामिनी ट्रेन चलती है तो वो पटरी के ऊपर चलती है, उससे हटते ही एक्सीडेंट हो जाएगा भैया, गाड़ी नीचे उतर जाएगी। उसी प्रकार संविधान के द्वारा देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। नेक्स्ट आता है परिवर्तनशीलता। संविधान किसी भी देश का निश्चित नहीं होता है, संविधान परिवर्तनशील होता है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है, गिफ्ट ऑफ नेचर, प्रकृति का उपहार है। और उपहार यानी कि प्रकृति बदलती है, संविधान भी परिवर्तन होता है। जिस तरह से संविधान के अंतर्गत हम लोग संशोधन करते हैं, और वो संशोधन आपको बता दूं समय के साथ में परिवर्तनशील परिस्थितियों के साथ में हम लोग करते हैं। नेक्स्ट आता है अधिकारों की घोषणा। संविधान के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स, इक्विलिटी, फ्रीडम, लिबर्टी सबका उल्लेख होता है। लास्ट पॉइंट आता है मेरा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि संविधान के अंतर्गत हमने अगर न्यायपालिका को उचित स्थान दिया, न्याय का दीपक कभी बुझता नहीं है। ऐसा कहा जाता है अंधेरे के अंतर्गत भी न्याय का दीपक जलता रहता है, और न्याय के प्रति लोगों के अंतर्गत मनोकामना की जाती है कि कोई के मूंगो कोई के सूंगो लियो तराजू तोल। यानी कि आप लोग देखिए चेक एंड बैलेंस, शक्ति संतुलन का सिद्धांत बना हुआ है यहां पर न्यायपालिका के प्रति। तो वो संविधान के अंतर्गत उल्लेख है, और संविधान सुरक्षा प्रहरी के रूप में न्यायपालिका की सुरक्षा की रक्षा करता है। इस तरह हम लोग देखते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किसी भी देश के संविधान के द्वारा ही उस देश की संरक्षण हो सकता है, संविधान के द्वारा उस देश के राष्ट्रीय हितों को महत्व दिया जाता है। इसीलिए किसी भी देश के अंतर्गत जिस प्रकार शादी के अंतर्गत दुल्हा और दुल्हन के श्रृंगार का महत्व होता है, उसी प्रकार किसी भी राष्ट्र के लिए एक संविधान का महत्व होता है।